VAT is charged on taxable supply of goods and services in the UK by taxable person in the course of their business. Means आप नॉर्मली जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करोगे अपने कस्टमर से वैट चार्ज करोगे. वैट के रेट्स क्या हैं? तो एक है स्टैंडर्ड रेट 20% ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मोस्टली जो भी आप गुड्स और सर्विसेज बेचोगे कस्टमर को तो कितना वैट चार्ज करोगे? 20%. एक वैट का रेट है 0%. 0 का मतलब है आप अपने कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करोगे. और तीसरी कैटेगरी है एग्जेम्प्ट, यानी वैट लगना ही नहीं है उन चीजों पे. किन चीजों पे वैट नहीं लगता और कौन सी चीजें हैं जिन जो 0 रेटेड है, जिसमें आप अपने कस्टमर से कोई वैट चार्ज नहीं करोगे? तो पहले 0 रेटेड पढ़ लेते हैं. नॉन लग्जरी फूड, बुक्स, सेवरेज एंड वाटर सर्विसेज, चिल्ड्रन क्लॉथ एंड फुटवेयर, ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड रेजिडेंशियल एंड चैरिटेबल लैंड. ये जो लैंड है ना, रेजिडेंशियल एंड चैरिटेबल, इसका आगे अपना टॉपिक है छोटा सा. इस यानी ये अभी समझ आएगी कि ये इधर क्यों लिखी हुई है. तो ये सारी चीजें जो है सब पे जब भी आप दोगे तो इस पे कोई वैट चार्ज नहीं करोगे, 0%. एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? एग्जेम्प्ट में भी आप अपने कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करते, यानी वैट नहीं लगना. फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग की, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज, बेटिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजुकेशन एंड कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग का तो मैंने अभी कहा है कि टॉपिक आने वाला है. अच्छा, अब सवाल ये कि वैट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है. एग्जेम्प्ट और जीरो रेट में फर्क क्या हो गया मैम? फिर सब कुछ पता चल जाएगा, बस सिर्फ सुनते जाओ. बेसिक कंप्यूटेशन वैट की, ये आपने फार्मूला याद करना है कि भाई वैट कैसे कैलकुलेट होता है. आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, तो आपके पास आएगा वैट पेएबल या रिकवरेबल. आउटपुट वैट का मतलब होता है सेल्स पे. तुम अपने कस्टमर को जो भी चीजें सेल करते हो तो अपने कस्टमर से आउटपुट वैट चार्ज करते हो. इनपुट वैट का मतलब है तुम्हारा खर्चा, जो भी परचेजेस पे तुम अपने सप्लायर को वैट पे करोगे उसको कहते हैं इनपुट वैट. और आउटपुट कहते हैं सेल्स को, इनपुट वैट कहते हैं परचेजेस को. समझ आई? तो आउटपुट वैट के आगे लिखा है ब्रैकेट में चार्ज टू कस्टमर ऑन सप्लाईज एंड पेड टू एचएमआरसी. जबकि इनपुट जो है हम पे करते हैं ऑन परचेजेस और बाद में रिकवर फ्रॉम एचएमआरसी. इन दोनों का नेट ऑफ जो भी होगा या तो वैट पेएबल आएगा या रिकवरेबल आएगा. नोट लिखा हुआ है, ये नोट इंपॉर्टेंट है. exempt supplier cannot recover input VAT and must shoulder the burden of VAT paid. ये जो exempt supplier है ना, हमेशा इसको अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर नहीं होना. ठीक हो गया? मैंने आपकी आसानी के लिए कि जैसे आप अभी आपने पूछा है 0 रेटेड और एग्जेम्प्ट में क्या फर्क है, तो ये एग्जांपल नजर आ रही है कंपैरिजन में. मैंने स्टैंडर्ड रेट, 0 रेट और एग्जेम्प्ट की एग्जांपल लिख दी है. सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड रेट 20% की अगर कोई चीज कस्टमर को बेच रही हूँ तो आउटपुट फॉर एग्जांपल मैंने 2000 की चीज बेची है, आउटपुट वैट मैं 2000 पे 20% चार्ज करूंगी, 400 का. इनपुट फॉर एग्जांपल मेरा अपना दुकान चलाने का जो भी खर्चा आया 1000 है मेरा अपना खर्चा, उस पे मैं 20% अपने उस पे खर्चे पे करूंगी 200. 400 माइनस 200 वैट पेएबल आ रहा है या रिकवरेबल? 200 का पेएबल. इसी तरह देखो, अगर तुम 0 रेटेड चीज बेचते हो तो आउटपुट में तुम फॉर एग्जांपल 2000 की चीज बेच रहे हो तो 0 का मतलब है कस्टमर से 0% कुछ चार्ज नहीं करोगे तो आउटपुट 0 आ गया. लेकिन इनपुट अपना जो है कारोबार चलाने का जो भी कोई खर्चा हो रहा है 1000 तुम्हारा है, उस पर तुम 20% पे करोगे तो तुम्हारा अपना परचेजेस का खर्चा 200 है. तो 0 में से 200 माइनस करो, क्या 200 रिकवर होगा? जी बस हो रहा है. जबकि एग्जाम्प्ट में देखो, एग्जाम्प्ट में तो आउटपुट में कोई चार्ज नहीं करना ना कस्टमर से, लेकिन अपना खर्चा जो है
फॉर एग्जांपल 1000 आया था, उस पे तो 20% अपनी परचेजेस पे पे करेंगे इनपुट वैट 200। क्या यहाँ पे 200 एग्जाम्प्ट सप्लाईज में रिकवर होगा अपने खर्चे का इनपुट वैट? नहीं। बस ये फर्क है जीरो और स्टैंडर्ड, जीरो और एग्जाम्प्ट में, कि जीरो रेटेड सप्लायर जो है अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर कर लेगा, जबकि एग्जाम्प्ट सप्लायर जो है अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर नहीं कर सकता। फर्क दोनों का पता चला? जी मैम। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं वैट की। वैट, हेलो जी जी पूछें जल्दी से। मैम, आप फिर से रिपीट कर सकते हो वो जो एग्जाम्प्ट सप्लाई, वो लाइन क्योंकि वो कट गया था बीच में मेरे साइड से, वो फिर से रिपीट मेरी कर आवाज सकते हैं? क्लियर आ रही है सबको? अब क्लियर जी आ रही है। मैम। वो मेरे साइड से कट गया था 1 मिनट के लिए। आप कुछ कह रहे थे रिकवर इनपुट के जीरो रेट और एग्जाम्प्ट के बारे में। जीरो रेटेड सप्लायर अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर कर लेता है, जबकि जी। एग्जाम्प्ट सप्लायर अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर नहीं कर सकता। ये फर्क है दोनों में। अच्छा ठीक है, वही मैंने मिस किया था। ठीक है। अब वैट की इधर कुछ टर्म्स लिखी हैं, ये मैं रीड करने लगी हूँ। पहली लाइन, वैट एक्सक्लूसिव प्राइस में तुम प्लस करोगे वैट, तो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगी वैट इंक्लूसिव प्राइस। दूसरा, जी। वैट अगर तुमने कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू वैट एक्सक्लूसिव प्राइस इनटू वैट रेट करोगे तो वैट आ जाएगा। तो अगर पेपर में वैट एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन हो तो मल्टीप्लाई वैट रेट कर देना, तुम्हारे पास वैट आ जाएगा। और तीसरा, अगर तुम्हारे पास वैट इंक्लूसिव प्राइस है तो तुम वैट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन होती है 20 डिवाइडेड बाय 120, तो तुम्हारे पास वैट आ जाएगा। तो अगर वैट एक्सक्लूसिव प्राइस हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैट आ जाएगा? 20% से। वैट रेट से। और अगर वैट इंक्लूसिव प्राइस हो तो फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैट आ जाएगा? 20/120। फ्रैक्शन से। फोर्थ लाइन, वैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन रिकवर वैट। वो तो तुम्हें पता, रजिस्टर जो होगा जाहिर है वही रिकवर कर सकता है ना अपने खर्चे का इनपुट वैट। और कंज्यूमर यानी एंड यूजर कैन नेवर रिकवर वैट, जाहिर है जो कस्टमर होता है उसी को बेयर करना पड़ता है। फिर वैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज वैट, हर बंदा तो नहीं ना वैट चार्ज कर सकता, जो रजिस्टर्ड होंगे सप्लायर वही चार्ज कर सकते हैं ना वैट। अच्छा, फिर आप ये कुछ और टर्म्स लिखी हैं, स्टैंडर्ड रेटेड एंड जीरो रेटेड। इन दोनों को सप्लाईज को क्या है कहा जाता है? एरो डाल के मैंने क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब होता है सेल्स। जब एग्जाम्प्ट को एग्जाम्प्ट ही कहते हैं, तो अगर तुमसे कोई पूछे टैक्सेबल सप्लाईज किसको कहते हैं तो तुम क्या कहोगे? स्टैंडर्ड रेटेड एंड जीरो रेटेड दोनों को टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। एग्जाम्प्ट तो एग्जाम्प्ट ही होंगी। चलो, अब पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। ये इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है थ्योरी। पहला है रेजिडेंशियल एंड चैरिटेबल लैंड एंड बिल्डिंग इज जीरो रेटेड। तुम मुझे बताओ, जीरो रेटेड वाला जो सप्लायर है क्या अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर कर सकता है? जी। नहीं, हम जीरो कर सकते हैं। जीरो तो कर सकता है ना। हाँ, जीरो में वही कह रहा हूँ, एग्जाम्प्ट पे नहीं कर सकते। दूसरा है कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टैंडर्ड रेटेड इन फर्स्ट 3 years ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग होती है ना, पहले 3 साल जब न्यू होती है बनी हुई, तो फर्स्ट 3 year ऑफ कंस्ट्रक्शन के वो स्टैंडर्ड रेटेड रहेगी। थर्ड, आफ्टर 3 years ऑफ कंस्ट्रक्शन लैंड एंड बिल्डिंग कन्वर्ट्स टू एग्जेम्प्ट। 3 साल के बाद खुद ब खुद वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जब एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो क्या तुम अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर कर सकते हो? नहीं। नो। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 साल क्या रहेगी? स्टैंडर्ड रेट। 3 साल के बाद खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन फोर्थ लाइन, हाउएवर थ्रू एन इलेक्शन इट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 3 साल के बाद जब वो एग्जाम्प्ट में कन्वर्ट होगी तो तुम दोबारा इलेक्ट करके, इलेक्शन करके दोबारा उसे स्टैंडर्ड रेट में कन्वर्ट कर लोगे। अब तुम मुझे ये बताओ। लेकिन मैम फर्स्ट पेज पे तो एग्जाम्प्ट में लिखा हुआ था कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग। अल्लाह,
अब तो इधर भी तो वही है ना, पहले 3 साल स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद खुद एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वही बता रही हूँ ना आपको। तो क्या पहले 3 साल की स्टैंडर्ड रहेगी? ठीक है। चलो सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, आसान चीजें हैं, इनमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बस सुनते जाएं। इसमें एग्जामिनर ने कोई सीधे सीधे पूछने हैं आपसे। अच्छा आप मैम थ्योरी आएगी इसमें क्या? थ्योरी आती है। वाओ। अच्छा अब मैंने कहा कि 3 साल के बाद वो खुद ब खुद एग्जाम्प्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इलेक्शन करके दोबारा स्टैंडर्ड रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अगर तुम्हारा कस्टमर वैट रजिस्टर्ड है तो क्या तुम्हें इलेक्शन करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। करनी चाहिए। और अगर तुम्हारा कस्टमर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या तुम्हें इलेक्शन करनी चाहिए? नो। नो। तो बस यही आपको, क्योंकि उसको चीज महंगी पड़ेगी ना, तो कस्टमर वेस्ट होने के जी चांसेस। प्लानिंग ये है कि इफ कस्टमर इज वैट रजिस्टर्ड तो फिर आप इलेक्शन कर लो, 3 साल के बाद स्टैंडर्ड रेट में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अगर इफ कस्टमर इज नॉट वैट रजिस्टर्ड तो फिर आप उसे एग्जाम्प्ट ही रहने दो। अब आगे है इलेक्शन टू बी चेंज्ड। मिस एक मिनट मिस, इसमें हमने कस्टमर को देखना है रजिस्टर्ड है कि अपने आप को देखना है? कस्टमर को देखना है कि आपका जो कस्टमर है आपसे जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने आ रहा है, आप उसका भी तो ख्याल रखेंगे ना कि उसको चीज ज्यादा महंगी ना पड़े। ठीक हो गया? ओके। अब आप ये जो इलेक्शन कर रहे हो ना 3 साल के बाद स्टैंडर्ड रेट में कन्वर्ट करने की, आपके पास ऑप्शन है कि आप ये इलेक्शन चेंज भी कर सकते हो। कितने अरसे में? विद इन 6 months ऑफ इलेक्शन। After 6 months of election, then revocation will be allowed after 20 years. समझ आई? 6 महीने के अंदर सोच लो, अदरवाइज फिर कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 20 साल। 20 साल। बस इतना ही एग्जाम में आता है और कुछ भी नहीं। मैम मतलब क्या, अगर आपको इलेक्शन करना है तो विद इन 6 month करोगे? हाँ, इलेक्शन को चेंज, इलेक्शन आप कर चुके अच्छा, हैं। इसको चेंज करने से चेंज कैसे करेंगे उसे? चेंज मतलब तुम दोबारा उसे एग्जाम्प्ट में कन्वर्ट कर दो। मतलब इलेक्शन विथड्रॉ करना हो अगर हमें तो। ठीक है ठीक है। चलो ये इतना ही आता है एग्जाम में। अब है अगला बस। टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल एग्जामिशन रूल। इसके साइड पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके लिए ना मैं सिर्फ अभी रीड करूंगी, थ्रू क्वेश्चन हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगी। पार्शियल ठीक है। एग्जामिशन रूल, पहली लाइन लिखी है, वैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम HMRC इफ अ पर्सन इज वैट रजिस्टर्ड, दैट इज नोन एज इनपुट वैट। ये तो आपके लिए न्यू बात तो नहीं है, आपको पता है कि भाई आप जो शख्स, वही शख्स रिकवर कर सकता है अपने खर्चे का इनपुट वैट जो रजिस्टर हो, है ना? इनपुट वैट रिकवर कर लेगा। दूसरी लाइन, इनपुट वैट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज यानी स्टैंडर्ड रेट एंड जीरो रेटेड विल बी रिकवर्ड, एंड इनपुट वैट रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये भी आपको पता है कि टैक्सेबल सप्लाईज का इनपुट वैट तो रिकवर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेटेड एंड जीरो रेटेड का, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाईज का इनपुट वैट रिकवर नहीं होगा। ये 2 बातें तो हमें पता है, लेकिन अब मसला यहाँ पे आता है कि ऐसा एक खर्चा जिसका नहीं पता चल रहा कि डायरेक्टली वो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है या एग्जेम्प्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले आप ना 5th पॉइंट पे आओ। इनपुट वैट विच इज अनएट्रीब्यूटेबल, दैट इज neither directly related to taxable supplies nor directly related to exempt supplies। हमें पता टैक्सेबल सप्लाईज का इनपुट वैट रिकवर हो जाता है और एग्जेम्प्ट का नहीं होता, लेकिन एक ऐसा खर्चा जो ना ही डायरेक्टली टैक्सेबल सप्लाईज की तरफ जा रहा है ना ही एग्जेम्प्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारा एक कॉलेज है, कॉलेज में तुम्हें पता है कि एक क्लासरूम होता है, एक बुक शॉप है फॉर एग्जांपल,
क्लासरूम को हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज है, बुक शॉप को हम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाईज है, और कॉलेज की एक एडमिन भी तो होती है ना। मुझे ये बताओ जो एडमिन है कॉलेज की, क्लासरूम के लिए होती है या बुक शॉप के लिए या ओवरऑल होती है सब पूरे कॉलेज के लिए एडमिन? ओवरऑल। ओवरऑल। तो ये एक ऐसा खर्चा है ना डायरेक्टली रिलेट कर रहा है स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज यानी टैक्सेबल सप्लाईज को, ना ही एग्जाम्प्ट सप्लाईज को डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, यानी ओवरऑल एक खर्चा है। तो फिर उसके लिए हमारा क्या रूल है कि कितना हम एट्रीब्यूट करेंगे स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज को वो इनपुट वैट, और कितना एग्जाम्प्ट को। तो उसके लिए उसने रूल लिखा है, इसने एग्जांपल भी लिखे हैं कि वैट ऑन एडमिन कॉस्ट यानी ओवरऑल एक खर्चा है, या वैट ऑन हेड ऑफिस कॉस्ट। आगे उसने लिखा है इट इज एलोकेटेड इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाईज एज पर द बिलो फार्मूला। फार्मूला कहता है परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट करें और ऑलवेज राउंड अप करें उसको। अब मैंने कहा है कि मैंने सिर्फ रीड करना है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन भेजा था, मिले थे आपको क्वेश्चंस? जी, जो आपने पीडीएफ भेजे थे ना अभी। रुकिए एक मिनट। एक क्वेश्चन है आपका, पहला पेज जो भेजा है, इनपुट टैक्स जहाँ पे लिखा है क्वार्टर्स दिए हुए हैं 4, नजर आ रहा है? एक सेकंड मैम, जिसमें ये क्वार्टर टू वो वाला। मिल गया। तुम अपना बैंक में तुम कौन हो? तुम बिजनेसमैन हो, तुम अपना कारोबार कर रहे हो। कारोबार जब करोगे तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में 4 क्वार्टर है, ठीक हो गया। तुम्हें इनपुट टैक्स दिया हुआ है 4 क्वार्टर है। टैक्सेबल पहले क्वार्टर का इनपुट टैक्स है 1200, एग्जाम्प्ट इनपुट टैक्स है 600, और अनएट्रीब्यूटेबल है 8200, जिसका तुम्हें नहीं पता चल रहा कि कितना टैक्सेबल को दूं इनपुट वैट और कितना एग्जाम्प्ट को। दूसरा क्वार्टर है उसका इनपुट टैक्स है 1500, एग्जाम्प्ट 1000। होल्ड करें जरा एक मिनट। जी। जी जी। चारों क्वार्टर के आपको टैक्सेबल इनपुट टैक्स, एग्जाम्प्ट और अनएट्रीब्यूटेबल दिए हुए हैं, और फिर उसने टोटल भी करके दे दिया है चारों क्वार्टर का। फिर है टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब होता है आउटपुट वैट। ऊपर इनपुट टैक्स था, ये है सप्लाईज यानी आउटपुट वैट। ये भी चारों क्वार्टर का टैक्सेबल सप्लाईज भी दिए हुए हैं, एग्जाम्प्ट भी और टोटल भी।
आपसे मेरी रिक्वायरमेंट है पार्शियल एग्जेम्पशन रूल लगाएं। चलो जी, अब तुम ना बिजनेसमैन हो, तुम जब कारोबार शुरू करोगे, अब तुम्हारे कारोबार का Q1 चल रहा है। एक मिनट रुकिए। ये नजर आ रहा है? जी जी मैम। Q1 पे हो भाई अभी तुम साल के। तुम 2 कॉलम बनाओगे इनपुट वैट के, एक टैक्सेबल इनपुट टैक्स का और एक एग्जेम्प्ट इनपुट टैक्स का। मुझे पहले बताओ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनपुट वैट टैक्सेबल का कितना है? Q1 सिर्फ देखना है आपने फिगर्स। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल है ना, इसका है 1200। इतनी देर ना 1200 आराम से जो सही बताएं और जल्दी बताएं। 1200 और एग्जेम्प्ट कितना है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनपुट वैट? 600 600। फिर अनएट्रीब्यूटेबल कितना है? 82 तुम्हें नहीं पता कि कितना टैक्सेबल को दो कितना एग्जेम्प्ट को, तो उसके लिए रूल है वही 1, आपने परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट करनी है। सप्लाईज मुझे बताएं Q1 की टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? 300। 1200 1200 300,000। 300,000 डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज यानी 300 प्लस एग्जेम्प्ट 105,000 इनटू 100, तो टैक्सेबल सप्लाईज टोटल सप्लाईज का 74.07% बन रहा है। हमेशा आपने इसको राउंड अप करना है, तो ये बनेगा 75%। तो 8200 का 75% टैक्सेबल सप्लाईज को दे दो 6150 और 25% मैम दे ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज को। 300,000 कहाँ से आया है? सुनते जाओ, चुप करके सुनते जाएं, बीच में बोलोगे ना सारा फ्लो टूट जाएगा, समझाने का कोई फायदा नहीं है। 300 कहाँ से आएगा? क्वेश्चन के अंदर सप्लाई सेल्स बताएं पहले क्वार्टर की। सप्लाईज का मतलब नहीं पता आपको, अभी बताया। सो रहे हो तुम लोग, नहीं पढ़ना तो पहले बताएं। 7350 टोटल टैक्सेबल इनपुट वैट आ गया, 2650 एग्जेम्प्ट आ गया। अब तुम्हें पता है कि 7350 जो टैक्सेबल इनपुट वैट है वो तो रिकवर हो जाएगा। 2650 एग्जेम्प्ट इनपुट टैक्स है, क्या ये रिकवर हो जाएगा? नहीं। नो। नो बस। वो कहता है ये भी रिकवर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे, प्लस करके इक्वल टू दोनों बनते हैं 10,000 टोटल इनपुट वैट। सारे का सारा इनपुट वैट रिकवर हो जाएगा अगर डिमिनिमस टेस्ट पास कर लो। डिमिनिमस टेस्ट क्या कहते हैं? देखो डिमिनिमस टेस्ट, डिमिनस वो कहता है इफ दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट है, इट इज सेटिस्फाइड, तो फिर होल इनपुट टैक्स विल बी रिकवर्ड। अब टेस्ट क्या है तो लिखो, डिमिनिमस टेस्ट के 3 टेस्ट हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 1 का ए और बी अगर दोनों पास हो जाएं तो टेस्ट 2 और 3 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी में से कोई एक फेल हो जाए तो पूरा टेस्ट फेल, अगले टेस्ट की तरफ बढ़ जाओ। दोनों पास होना जरूरी है, कोई एक भी ए और बी में से फेल हो गया तो पूरा टेस्ट फेल,
टेस्ट 2 की तरफ चले जाना, और अगर इधर ही दोनों पास हो जाएं ए और बी तो अगले टेस्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट। टेस्ट 1 का ए कहता है टोटल, ये आपने फार्मूलाज याद करने हैं, पेपर में नहीं होंगे और आपके नोट्स में भी नहीं है तो लिखें। टोटल इनपुट वेट लेस देन इक्वल टू 625 पर मंथ होना चाहिए। आप मुझे बताएं अभी ऊपर जो हमने वर्किंग की है टोटल इनपुट वेट कितना है? 10,000 10,000। मुझे बताओ बस। 10,000 बस पर मंथ। 10,000 एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 3 महीने। 4 बनता है 3,333 पर मंथ। क्या ये 625 से कम है? नो। नहीं। बी पे जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा टेस्ट फेल। आप टेस्ट 2 की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं तो अभी पूरा सवाल करवाऊंगी तो इसलिए बी समझाऊंगी। बी कहता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल सप्लाईज होनी चाहिए। सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाईज कितनी है? 105,000। वो टोटल सप्लाईज यानी 3 लाख प्लस 105,000 का इंटू 100 करो तो ये बनते हैं 25%। ये तो 50 से कम है, पास हो चुका है, लेकिन पूरा ओवरऑल टेस्ट तो फेल। तो आप टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट होल्ड करें। हेलो, चलो जी। भाई। टेस्ट 2 का ए टोटल इनपुट वेट माइनस इनपुट वेट डायरेक्टली attributable to taxable supplies. Attributable to Taxable supplies less than equal to 625 पर मंथ होना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताएं टोटल इनपुट वेट कितना है? 10,000। उसमें से माइनस कर दो इनपुट वेट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज। कितना है? 7350 डायरेक्टली अनएट्रीब्यूटेबल इधर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 1200 1200। हमेशा 1200 लेना, ठीक हो गया। 7,350 ना लेना, 1200 लेना यहाँ पे। पर मंथ एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो इज इक्वल टू 2933 पर मंथ बन रहा है। ये तो 625 से ज्यादा है, फेल। बी पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी तो जाएंगे। तो बी वही है जो टेस्ट 1 का बी फार्मूला है ना, सेम वही 25% आंसर उससे आएगा। पास तो है बी, लेकिन ओवरऑल टेस्ट फेल। टेस्ट 3 की तरफ बढ़ जाओ। मैम एक मिनट, टेस्ट 2 पार्ट बी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है टेस्ट 1 बी की तरह? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। टेस्ट 3 का ये कहता है एग्जेम्प्ट इनपुट टैक्स लेस देन इक्वल टू 625 पर मंथ होना चाहिए। चलो भाई, कितना है एग्जेम्प्ट इनपुट टैक्स? इसका है 600। बस 2650 अच्छा 2650। मैं इतने आराम आराम से करवा रही हूँ, आप कम से कम आंसर तो सही दें। पर मंथ एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 838 पर मंथ होना चाहिए है वो। तो 625 से तो ज्यादा है, फेल। फेल है। जरूरत नहीं, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो जाएंगे।
तो बी कहता है एग्जेम्प्ट सप्लाई tax less than equal to 50% of total input tax होना चाहिए। exempt input tax कितना है? इसका है 2650 हाँ 2650 50। टोटल इनपुट टैक्स 10,000 का कितने परसेंट है इंटू 100 करें 26.5, तो ये 50% से तो कम है। पास तो है लेकिन ओवरऑल तीनों टेस्ट फेल हो चुके, तो मुझे बताओ फिर क्वार्टर 1 में मैं कितना इनपुट वैट रिकवर कर लूंगी? इनपुट वैट रिकवरेबल, हाँ भाई कितना रिकवर कर सकते हो क्वार्टर 1 में? मैं 7350। 7350। अगर कोई एक टेस्ट पूरा पास हो जाता ए बी, तो फिर कितना को रिकवर कर लेते? मैं फिर पूरा 10,000। पूरा 10,000। समझ लग गई? इसी तरह अब तुम सेम वर्किंग करोगे सारी, जैसे अभी मैंने क्वार्टर 1 की है, क्वार्टर 2 की भी इसी तरह टैक्सेबल एग्जेम्प्ट का कॉलम बनाओ, तीनों ये टेस्ट लगाएंगे। ठीक हो गया? तो और मैं आपके लिए यानी कि मैं एज्यूम करने लगी हूँ कि इस क्वार्टर में हम वैट रिकवर कर लेंगे, यानी इधर भी तीनों टेस्ट फेल हो गए, हम एज्यूम कर रहे हैं वैट रिकवर हो, इनपुट वैट रिकवर हो जाएगा इस क्वार्टर में 5500। इसी तरह सेम क्वार्टर 3 आएगा साल का, सेम वही सारे टेस्ट लगाना। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि भाई इधर एक टेस्ट पास हो गया है कोई भी, तो फिर हमारा ओके। टोटल जो इधर टोटल इनपुट वैट रिकवर होगा, इनपुट वैट रिकवरेबल हम एज्यूम करते हैं कि 4300 क्वार्टर 3 में रिकवर हम कर चुके। इसी तरह साल का आखिरी क्वार्टर आया क्वार्टर 4, सेम वही तीनों टेस्ट लगाए, और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इधर आप इनपुट वैट रिकवर कर रहे हो, रिकवरेबल $7,430। बस चारों क्वार्टर खत्म, यानी ईयर एंड आ गया है, साल पूरा खत्म हो गया है। आप टैक्स वाले कहेंगे भाई तुम पूरा साल पैसे लेते रहे हो अपनी मर्जी से, टेस्ट लगा के कहते थे कि भाई इतने पैसे मेरे बनते हैं इनपुट वैट के, और आके हमसे रिकवर करके चले जाते थे। तो अब साल एंड हो गया, तुम सारा साल पैसे हमसे लेके गए हो, ईयर एंड पे बैठो और हिसाब किताब बराबर करो। ये ना हो ना ज्यादा पैसे लेके चले गए हो, या अगर कम लिए हैं तो अब वापस ले लो, या अगर ज्यादा ले लिए हैं तो हमें रिकवर वापस कर दो। तो टैक्स वाले कहेंगे बैठो ईयर एंड पे हिसाब किताब बराबर करो। तो अब आखिर में लिखो एक लाइन, अब जो रियल एडजस्टमेंट होगी उसको कहते हैं एनुअल एडजस्टमेंट। रियल इज एनुअल एडजस्टमेंट। अगले पैराग्राफ में लिखो, ये जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स की थी पूरे साल में 4 क्वार्टर्स में, क्वार्टरली एडजस्टमेंट इज प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है बस अंदाजे थे जो तुम खुद लगा कर ले आते थे इनपुट वैट, तो ये प्रोविजनल एडजस्टमेंट थी। क्यों हम करते थे, बिजनेसमैन क्यों करता था? डन इन ऑर्डर टू हेल्प बिजनेस इन दियर कैश फ्लोज। जाहिर है इनपुट वैट रिकवर करके लेकर आओगे, पैसा कैश फ्लो आएगा तो बिजनेस चलेगा ना। क्योंकि एज ड्यू टू क्वार्टरली एडजस्टमेंट बिजनेसमैन यानी दे कैन रिसीव वैट एट ईच क्वार्टर एंड। तो पैसा हर क्वार्टर एंड पे आता रहा और बिजनेस चलता रहा ईच क्वार्टर एंड पे। अब सवाल ये है कि टैक्स वाले कहेंगे बैठो और हिसाब किताब बराबर करो, तो अब एनुअल एडजस्टमेंट करने लगे हैं ईयर एंड पे। एनुअल, पहले तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट थी ना, अब फाइनल एनुअल एडजस्टमेंट होने लगी है। अब तुम फिर वैसे ही जो मैंने सिखाया है कि एक इनपुट का टैक्सेबल का कॉलम बनाओ, एक एग्जेम्प्ट का, लेकिन अब तुम टोटल पूरे चारों क्वार्टर का टोटल यहाँ पे लेना, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल। अब टोटल कितना, चारों क्वार्टर का यहाँ टैक्सेबल का टोटल लिखवा दो जो टोटल बन रहा है।
टैक्सेबल इनपुट टैक्स। टैक्सेबल इनपुट टैक्स चारों क्वार्टर का टोटल कितना है? मिस एक मिनट, सवाल ओपन करके रखो ना। 6600 ये 600 और एग्जाम्प्ट कितना है? 2950 और अनएट्रीब्यूटेबल चारों क्वार्टर का टोटल कितना बन रहा है? 22,000। इसका तुम्हें नहीं पता कि कितना टैक्सेबल को दे कितना एग्जाम्प्ट को, तो इसके लिए वर्किंग वन यानी परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब टैक्सेबल सप्लाईज चारों क्वार्टर की टोटल बताना जरा कितनी है? is 1650000 डिवाइडेड बाय 1650 प्लस एग्जाम्प्ट 475 इनटू 100 करो तो ये बनती है 77.6। इसको राउंड अप यानी करो 78। 78। तो 22,000 का 78% टैक्सेबल को चला जाएगा 17160। आप जरा दोबारा ज्वाइन करें मीटिंग। एक सेकंड।